हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नवीन अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूपीएससी चैनल। सुबह 9 बजे आज क्लास डाल रहे हैं हम लोग। ये क्लास ले रहे हैं क्विक रीजन सीरीज। आज भी जो कल क्लास हमने ली थी वो भी 9 बजे ली थी, कल क्लास नंबर 11। आज क्लास नंबर 12 है, वो भी हम सुबह कर डाल रहे हैं क्योंकि शाम वाली क्लास जो है वो 2 घंटे हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्लास में दिक्कतें आती थी। तो सुबह भी एक बैच डल गया 1 घंटे का, एक शाम को डल गया है। अभी जो टेस्ट सीरीज की बात चल रही थी मेरी, कल मैंने जो आपको अनाउंस करा टेस्ट सीरीज के लिए, उसकी थोड़ी सी टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है, किस समय लिया जाए, तो वो थोड़ी हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से रुक गई है। तो आज की हम क्लास नंबर 12 है, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। क्लास नंबर 12 में 11 में हम लोग जो आ चुके थे लास्ट में, वो आ चुके थे हम लोग वैदिक नदियां हम लोग कर चुके थे, प्रांत कर चुके थे, और उसके बाद हमने विभाग और उससे संबंधित कल करे थे क्लास में शब्दावली हम लोग कर चुके थे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देख लिए थे केंद्रीय मंत्री उसके संबंधित विभाग हम लोगों ने देख लिए थे। मुशरिफ मुबालिक तक हम लोगों ने देख लिया था। आय व्यय का जोखा रखता था, काजी उल कजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। जो कल क्लास हुई थी, क्लास नंबर 11 हुई थी, कल सुबह 9 से 10 हुई थी, उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था। यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब उसको आगे देखते हैं। आज का टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है उत्तरी सागर की सीमा से लगे देश। नॉर्थ जो है, नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी से लगे हुए देश हैं। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं नॉर्थ सी से संबंधित डाटा को। नॉर्थ सी कहां है, सबसे पहला इसको देखते हैं। ये यूरोप में है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी कहां पे है? नॉर्थ सी यूरोप में है नॉर्थ सी। और नॉर्थ सी जो है अटलांटिक अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नॉर्थ सी दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलमार्ग है। कृत्रिम जलमार्ग है दुनिया का सबसे बड़ा, जो है नॉर्थ सी। और नॉर्थ सी का सबसे गहरा गर्त, ये गहरा गर्त हमने अभी तक नहीं पढ़ा है नॉर्थ सी का। हम लोग हिंद प्रशांत वगैरह का पढ़ चुके हैं, पैसिफिक ओशन का पढ़ चुके हैं, अटलांटिक का पढ़ चुके हैं, इसका नहीं पढ़ा है। इसका जो कहां पे है, इसका है नॉर्वेजियन ट्रेंच है। नॉर्वेजियन ट्रेंच है जो सबसे गहरा है, सबसे गहरा है। रॉटरडैम जो यूरोप की रोटरडैम जो यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह है, यूरोप की, वो भी नॉर्थ सी के ही चैनल पे। नॉर्थ सी की प्रमुख बंदरगाह जो है रोटरडैम है, जो यूरोप की सबसे प्रमुख बंदरगाह, वो भी नॉर्थ सी पे ही है। अब नॉर्थ सीमा सी की लगे से देश, जब इतना बड़ा कृत्रिम सबसे बड़ा जलमार्ग है और सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और सबसे बड़ा बंदरगाह इसके पास है, तो देश भी सबसे ज्यादा होंगे। देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम यूरोप का, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम। मेनली देखते हो आप यहीं पे सारी अर्थव्यवस्था है, फ्रांस, जर्मनी, यूके तरफ अर्थव्यवस्था सारी यहीं पे ही है। और ये बड़े बड़े देश नॉर्थ सी के सीमा पर लगे हुए हैं, इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त कृत्रिम जलमार्ग है, आर्टिफिशियल जलमार्ग है जो बनाया गया है। 7 है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है। ये 7 देश हैं जो उत्तरी सी के सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं मंत्री और उससे संबंधित विभाग। जो मंत्री है और उससे संबंधित विभाग हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। मंत्री और संबंधित विभाग के बारे में बताया गया है। उसमें कोषाध्यक्ष कहा जाता था खजीन को। ये जो है मध्यकालीन भारत में है, मध्यकालीन भारत में ये जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल से संबंधित ये विभाग हैं। तो इनकी भाषा जो है सल्तनत काल से है, और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा है फारसी में है, ये ना उर्दू में है ना हिंदी में है। तो कोषाध्यक्ष कहा जाता था सल्तनत काल में खजीन को। खजीन कोषाध्यक्ष जो है, खजीन को कहा जाता था। खजीन क्या कौन का पद किसके लिए था? खजीन का पद कोषाध्यक्ष के लिए था। आरिफ मुमालिक कहा जाता था, सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आरिफ मुबालिक सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आरिफ मुबालिक सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। बरीद मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। बरीद मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद मुबालिक हुआ करता था। इसको फिरोज शाह के अंदर, जब हम फिरोज शाह के अधिकारी देख रहे थे तब भी हमने इसको देखा था।
दीवाने बदगान दास विभाग हुआ करता था, गुलाम इसमें रखे जाते थे, गुलाम इसमें रखे जाते थे। और सबसे ज्यादा गुलाम रखने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसने सबसे ज्यादा गुलामों को रखा था, इसने अलग से विभाग ही बना दिया था। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की जो सेवाओं की देखभाल करता था वकील दर करता था। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था वकील दर। काजी अपने नाम से ही पता लग रहा है, काजी कौन? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी। मुशरिफ मुमालिक विभागों से प्राप्त आय व व्यय का लेखा जोखा रखता था। एक तरह से ये ऑडिटिंग का अकाउंटिंग का विभाग हुआ करता था। मुशरिफ मुमालिक विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो ये 7 ऐसे पद हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट में, क्वेश्चन को घेरना सीखो, कल की क्लास में भी बताया था, जितने भी विजयनगर साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य के, और जितने भी गुप्त साम्राज्य के, और चोल पांड्य सेरकेर के और संगम काल के जितने भी विभाग हैं और विभागों के संबंधित जो शब्दावली है, उरश्वा क्या होता है, नाडू क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, आसानी हो जाएगी। कोई ना कोई क्वेश्चन इससे अटकता है। नेक्स्ट, प्रमुख समस्थानिक व उनका प्रयोग। जो समस्थानिक है इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बल्कि दूसरी नहीं है, तीसरी बार आ रहा है। यूरेनियम 235 की बात की जाए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है। सोडियम की बात की जाए, रक्त के थक्के का पता लगाने में, जहां शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है उसका पता लगता है ये। और विटामिन के की कमी से भी शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। कोबाल्ट 60 की बात की जाए तो ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऑर्सेनिक ट्यूमर का पता लगाने में, जो ट्यूमर होता है उसका पता लगाने में ऑर्सेनिक 74 होता है। ल्यूकेमिया का जो उपचार है फास्फोरस 32 के द्वारा होता है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। ये आज तीसरी बार हमने इसको पढ़ा है। बहमनी राज्य व उसके वंश जो हैं, दक्षिणी भारत के अंदर सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। इतना बड़ा था कि विजयनगर साम्राज्य को तालीकोटा के युद्ध में हरा दिया गया। मगर इस युद्ध को हराने के लिए भी चार साम्राज्य हैं, जो 4 वंश हैं, वो इकट्ठे हुए, तब जाके इतने बड़े साम्राज्य विजयनगर को हरा सके। विजयनगर की साम्राज्य के स्थापना के बाद, विजयनगर को खत्म करने के बाद उसी की उस पे जगह पे 5 नए बने थे साम्राज्य। वो कौन कौन से थे और उनके वंश कौन कौन से थे? बीजापुर का साम्राज्य राज्य जो था, बहमनी राज्य बोलते हैं इन 5 को संयुक्त रूप से, उसका था आदिल शाही जो था उसने बनाया था 1490 में बनाया था। और उसके संस्थापक का नाम था इस्लाम आदिल शाही, उसके संस्थापक का नाम था इस्लाम आदिल शाही, उसके संस्थापक का नाम था। इसी के नाम पे बना था आदिल शाही वंश और उसका संस्थापक था इस्लाम आदिल शाही। बीजापुर की स्थापना 1490 में उसने की थी। अहमदनगर की स्थापना भी 1490 में हुई थी, मगर 1490 में बीजापुर पहला था, अहमदनगर उसके बाद था। अहमदनगर का वंश कौन सा था? निजाम शाही वंश कौन सा? निजाम शाही वंश। और इसकी स्थापना जो की थी वो इसकी स्थापना की थी मलिक अहमद शाह बहरी ने इसकी स्थापना की थी। और वो कौन सा वंश था? निजाम शाही उसका वंश था। तीसरा है बरार इमाद शाही वंश। ये मैच करने के लिए आएंगे वंश भी आपको। बरार का कौन सा था? ये भी स्थापना 1490 में ही की थी। ये 1490 में इसकी स्थापना की गई थी और 1490 में इसकी स्थापना की गई थी। इमाद शाही वंश जो था वो फतेह उल्लाह इमाद ने की थी। फतेह मुल्ला इमाद शाह ने स्थापना की थी इमाद शाही वंश की 1495 में, जो बरार में था। नेक्स्ट, गोलकुंडा की स्थापना कुतुब शाही ने की थी। गोलकुंडा की खदान से ही भारत का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर निकला था। इसकी जो स्थापना की थी 1518 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। बीदर की जो थी बरीद शाह में की थी। बीदर की कासिम बीदर ने की थी। कासिम बीदर ने इसकी स्थापना की थी 1528 में।
सबसे पहला बहमनी वंश में सबसे लास्ट में था बीदर और सबसे पहला था बीजापुर। ये पांचों थे जिसके बारे में वंश हमने पढ़ा, कब पढ़ा ये पढ़ा, और इससे संबंधित किसका स्थापक था ये पढ़ लिया। इससे ज्यादा बहमनी के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, अभी तक नहीं आया। अगर कोई डीपली आ भी जाए तभी इससे छोड़ देना, आपका नहीं हुआ औरों का भी नहीं होगा किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट अगर चले, प्रमुख समाचार पत्र व संस्थापक स्थान व उनके विशेष तथ्य। एक जगह यहाँ पे हमने सबको क्लब कर दिया है। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो था, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था कौन सा? बंगाल गजट था। जेम्स अगस्ट हिक्की ने निकाला था। जेम्स अगस्ट हिक्की ने इसको निकाला था। अगस्ट हिक्की है ये, अगस्ट हिक्की ने इसको निकाला था। 1780 में कोलकाता से निकाला था। कभी कहा जाता था भारत जो सोचता है बंगाल वो आज सोचता है जो भारत कल सोचेगा, क्योंकि बंगाल बुद्धिजीवियों का एक राज्य था, इसलिए सबसे पहले अखबार भी वहीं से निकला। जेम्स अगस्ट हिक्की ने निकाला 1780 में बंगाल गजट निकाला, भारत का प्रथम समाचार पत्र। दूसरा जो था मद्रास कोरियर। मद्रास कोरियर अननोन है, अभी तक आया नहीं है किसी भी एग्जाम में, मगर जैसा मैंने बताया एग्जाम में हमें वो भी पढ़ना है जो आ चुका है और एग्जाम में वो भी पढ़ना है जो आने की संभावना है और जो नहीं आया, क्योंकि सभी एग्जाम पीवाईक्यू से तो आएंगे नहीं। मद्रास कोरियर जो है 1784 में आया था। मद्रास कोरियर मद्रास का प्रकाशित प्रथम अखबार था। ये सबसे पहला अखबार भारत का कलकत्ता से निकला, मगर मद्रास विशेष का प्रथम अखबार 1784 में निकला, मद्रास कोरियर। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा अखबार, दूसरा अखबार कहां से निकला? मद्रास से। पहला निकला कलकत्ता से। तीसरा अखबार समाचार दर्पण। समाचार दर्पण को निकालने वाले विलियम कैरी थे। विलियम कैरी जो थे अंग्रेज थे, मगर इन्होंने जो है बांग्ला साप्ताहिक अखबार निकाला। ये बांग्ला भाषा का संबंध था। तो भारत का प्रथम बांग्ला भाषा का अखबार कौन सा था? समाचार दर्पण। या उसके संपादक कौन से थे? विलियम कैरी थे। और ये अखबार कब निकला? 1818 में आया था कलकत्ता में, ये याद रखना। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय को आज भी हमने टेलीग्राम चैनल में याद कराया, क्योंकि हमने एंशिएंट हिस्ट्री को आज पूरा करवाया है टेलीग्राम चैनल में। आप लोग जुड़ के उसमें देख सकते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म हमने पूरा उसके अंदर करवा दिया है, क्योंकि अभी तक लोग कह रहे थे रिवीजन सीरीज में हमारा हिस्ट्री पे बड़ा कम ध्यान है और एंशिएंट हिस्ट्री पे बहुत कम ध्यान है। तो आज का दिन जो है एंशिएंट हिस्ट्री पे ही था। टेलीग्राम चैनल यूपीएससी भी नवीन अग्रवाल पे जुड़ के आप लाभान्वित हो सकते हैं। पीडीएफ वगैरह भी करंट अफेयर की उसी के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। मिरातुल अखबार के बारे में पढ़ चुके हैं। किसका है? राजा राम मोहन राय का है। 1822 में पब्लिश हुआ था। ये भी कलकत्ता से हुआ था। भारत का प्रथम फारसी पत्रिका, भारत का प्रथम हिंदी का अखबार बंगाल गजट, भारत का प्रथम जो है बांग्ला भाषा का अखबार समाचार दर्पण, भारत का प्रथम फारसी भाषा का अखबार मिरात उल अखबार जो था। नेक्स्ट बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार जो है गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार 1830 में आया, मुंबई से ये आया था 1830 में। जामे जहानुम 1822 में कलकत्ता, उर्दू का प्रथम समाचार पत्र। और हम पढ़ चुके हैं यूपी 1000 की सीरीज हमने चलाई थी, 1000 क्वेश्चंस के द्वारा एमसीक्यू तो यूपी को जाना था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से, वाराणसी से, कानपुर में जो अखबार हैं यूपी में उर्दू के, वो अभी भी चल रहे हैं। तो आप लोग याद रखना उर्दू का मगर पहला अखबार जो है निकला था जामे जहानुमा निकला था। यूपी में उर्दू का पहला अखबार कौन सा था जो निकला था? वो निकला था आगरा से, मुंशी जी ने निकाला था। करवा चुका हूं, अगर कमेंट करके बताइएगा जो उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? आगरा से था, ये मैं बता चुका। हिंदू ने निकाला था वो अखबार। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ला जी ने निकाला था कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था ये, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। उगता हुआ सूर्य। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार व उसके अधिनियम। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार जो अंग्रेजों ने किए थे, मगर 1858 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सोशल रिफॉर्म से हाथ खींच लिया, क्योंकि ये लोग जान गए कि हिंदू धर्म में क्या मानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर हिंदू इसे क्या मानते हैं, अपना इंटरफेयर मांगते हैं, इसीलिए इसको रोकना पड़ेगा। और सबसे पहले शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया था, वेलेजिने ने लगाया था 1798 में, कि कोई भी अपने बच्चों को मारेगा नहीं। शिशुवध पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ज्यादातर लड़कियों को लोग मारते थे, लड़कियों को गड्ढे में या दफना दिया करते थे या दूध से भरे हुए बर्तन में उनको डाल दिया करते थे। इसको उसने रोका, शिशुवध को वेलेजिने ने 1798 में। सती प्रथा पर जो रोक लगाई विलियम बेंटिक ने लगाई राजा राम मोहन राय के पर सहयोग से 1829 में। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया विलियम बेंटिक ने लगाया था राजा राम मोहन राय की सहयोग से। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया एलन बरो ने। 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में दासों को खरीदना बेचना बंद कर दिया गया था, मगर भारत में कभी भी दासों को बेचने खरीदने के लिए भी खुली मंडियां नहीं लगी।
विजयनगर साम्राज्य में दासों का व्यापार हुआ करता था, मगर कभी खुली मंडियां नहीं लगा करती थी। और मौर्य साम्राज्य में भी दासों का व्यापार होता था, मगर कभी खुली मंडियां नहीं लगा करती थी। हिंदू पुनर्विवाह विवादिनियम कैनिंग ने शुरू करा 1856 में कि हिंदू भी विवाह कर सकती है, हिंदू महिलाएं जो है विवाह कर सकती हैं। सती प्रथा को बंद करने के बाद उनका क्या हो, इसके लिए बनाया गया था हिंदू विवाह पुनर्विवाह। इनसे उत्पन्न जो संतान है वो वैध होगी और वो संपत्ति में बकायदा हिस्सा रख सकती है। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक ने करा 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक ने करा 1872। नॉर्थब्रुक और कैनिंग और एलनबरो ये थोड़े से अननोन है, मगर आपको ये जानना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लांसडाउन ने बनाया 1891 में। शारदा एक्ट इरविन ने 1930 में बनाया था। हर विलास शारदा के प्रयास से सबसे लास्ट का एक्ट था। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है 1858 की क्रांति के बाद देख रहे हैं कि बहुत कम 3 ही एक्ट बनाए। उससे पहले इन्होंने खूब भारत में सुधार करने की कोशिश करी थी, मगर अंग्रेजों ने उसके बाद हाथ जोड़ लिए कि भैया तुम जानो तुम्हारा काम, धर्म को और समाज को हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि धर्म और समाज को रिफॉर्म हम करते हैं और बदनाम भी हम लोग होते हैं। तुम जानो तुम्हारा काम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सामाजिक गतिशीलता तभी तो रुक गई 1858 के बाद। सामाजिक गतिशीलता मिलती ही नहीं है। जितने भी ज्यादातर प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, किसानों के हुए, जनजातियों के, वो भी इससे पहले ही मिलते हैं मोस्टली। वो जन जागरूकता के प्रमाण थे, मगर सरकार ने उसको बंदी कर दिया। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख ट्रेड यूनियन। भारत की प्रमुख ट्रेड यूनियन जो है दबाव समूह में इसका नाम आता है। आप लोग जो है पॉलिटी पीटी में भी पढ़ते होंगे प्रेशर ग्रुप्स, और आप लोग जो पढ़ते होंगे इसको पेपर 2 में भी पढ़ते होंगे। अपना पेपर 2 में मेंस में प्रेशर ग्रुप में एक श्रेणी ये होती है ट्रेड यूनियन की होती है, एक श्रेणी किसानों की होती है, एक स्टूडेंट की भी श्रेणी होती है, व्यापारियों की भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप में बात करें, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ जो है ये बीजेपी का है, बीजेपी पार्टी का है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और 1955 में इसकी स्थापना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जी की थी। अब इसका नाम जनसेवा पार्टी हुआ करता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कांग्रेस की है, कांग्रेस की विंग है जो यूनियन से संबंधित है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1949 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई का है। ये सबसे पुराना है भारत का, 1920 में स्थापना की गई थी। इसी के पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारत का सबसे पुराना है और विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने मजदूरों को और किसानों के बारे में विचार करा था और किसानों के मजदूरों के बारे में इसने प्रयास किया था। विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मगर आज यही पार्टी है कि पूरे भारत में कहीं नाम नहीं है इसका। सोचने की बात है इसकी। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, भारत जो है कोयला में आज ही रिपोर्ट आई थी कि भारत कोयला क्षेत्र के अंदर 4th नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है पूरे वर्ल्ड का। और भारत में सरकार जो है कोल गैसिफिकेशन के लिए भी बढ़ावा देना चाहती है। आज ही के अखबार में खबर थी, कोल गैसिफिकेशन को भारत सरकार 2030 तक 10 लाख मीट्रिक टन जो है प्रोडक्शन करना चाहती है। सरकार उसके लिए नीलामी कर रही है। तो आज कोयले को देखते हैं, करंट अफेयर में हमने डाला भी है ट्रेड टेलीग्राम चैनल में। कोल गैसिफिकेशन के ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार इसको राष्ट्रीय नीति का पार्ट बना चुकी है, क्योंकि 2070 तक भारत को जीरो कार्बन न्यूट्रल जो है देश बनना है। तो कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए, भारत में सबसे पहला जो कोयला उत्पादक क्षेत्र आया था वो पश्चिम बंगाल से आया था। भारत में सबसे पहला पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले की खान थी, यहीं से कोयले की खदान थी। सबसे पहला कोयला यहीं से मिला था 1774 के अंदर। उससे पहला भारत में कोयले की जरूरत पड़ती नहीं थी, लकड़ियों वगैरह से काम चला लिया करता था। एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं थी। पानी के लिए पानी पे बिजली का उत्पादन करने का प्लांट लगाया गया था, वो भी कहाँ लगाया गया था, कर्नाटक में लगाया गया था। तो 1774 में पहली बार ऑफिशियल रूप से और बड़े पैमाने पर कमर्शियल रूप से रानीगंज के पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादक खदान की बात की गई थी। अब कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। झरिया कनपुड़ा में झारखंड में है। झारखंड कभी लिखा नहीं आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग। झारखंड कभी लिखा नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में जो लिखा आएगा वो क्या लिखा आएगा, वो लिखा आएगा सीधा झरिया और कर्णपुरा की खदानें कहाँ पे हैं या ये किस खनिज से संबंधित है। जो झरिया और कर्णपुरा की जो खदानें हैं झारखंड में है, ये कोयले से संबंधित है।
कालागोड़ जम्मू कश्मीर में है। कालागोड़ कहां पे है डियर? कालागोड़ जम्मू कश्मीर के अंदर है। गुजरात में उमरसार, गुजरात जम्मू कश्मीर जो है पांडिचेरी, इनके बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है, मगर झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, मगर वो भी जानना है जो थोड़ा सा अननोन है। कालाकोट कहां का? जम्मू कश्मीर में है। कालाकोट कोयला उत्पादक क्षेत्र उमरसार गुजरात में है, जम्मू कश्मीर में। याद रखना, कुछ बच्चे क्लास में भी क्वेश्चन करते हैं कि सर कोयला ज्यादातर वहां पाया जाता है जहां गर्मी होती है, क्योंकि जंगल थे पहले, ये ज्योग्राफी वाले सर बताते हैं, बात सही है, मगर याद रखना जहां आज गर्मी है कभी पहले बर्फ हुआ करती थी, और जहां बर्फ है कभी जंगल हुआ करते थे। तो कोयला जम्मू कश्मीर भी मिलता है, ये बात हो रहा है कि थोड़ा निम्न क्वालिटी का मिलता है और थोड़े कम मात्रा में मिलता है, मगर मिलता वहां भी है। तो कालागोड़ जम्मू कश्मीर में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उमरसार कोयला उत्पादक क्षेत्र गुजरात में है। उमरसार कोयला उत्पादक क्षेत्र गुजरात में है। गुजरात के बारे में बहुत कम आया है, मैपिंग में भी नहीं करवाया था हम लोगों ने। राजस्थान में पलाना में है। राजस्थान में पलाना कोयला उत्पादक क्षेत्र है। पांडिचेरी में है। पांडिचेरी में कौन सा है? बाहुर। पांडिचेरी में है बाहुर कोयला उत्पादक क्षेत्र। बाहुर कहां पे है? पांडिचेरी के अंदर है बाहुर। और मेघालय के भी देख लेते हैं। मेघालय में 3 कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, इसी में नोट कर लेना आप लोग। मेघालय, मेघालय की बात करें, मेघालय में है दारागिरी। दारागिरी है कोयला का उत्पादक क्षेत्र, कोयला की खदानें हैं। दूसरा है चेरापूंजी, चेरापूंजी में भी कोयला की खदानें हैं। तीसरा है मायोलोंग, मायोलोंग भी कहां पे है? मायोलोंग भी मेघालय में है। ये 3 जगह मेघालय में कोयले की खदानें पाई जाती हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। बाहुर कहां पे है? पांडिचेरी में है। राजस्थान में पालना, गुजरात में उमरसार, जम्मू कश्मीर में कालाकोड़, यहाँ पे कोयले पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में जो है एक जगह और है नीचा होम। नीचा होम में भी कोयले की खदानें हैं। नीचा होम जम्मू कश्मीर में। केरल में बरकला, अननोन प्लेस है ये, मगर आ सकते हैं, संभावना पूरी है। केरल में बरकला कोयला क्षेत्र है। असम में माकूम में कोयला खदान है। असम में माकूम में कोयला खदान है। असम में कोयला खदान माकूम। तमिलनाडु में नवेली आ चुकी है कई बार, बहुत पुरानी है नवेली खदान। अरुणाचल में नामचिक और नामफुक, अरुणाचल में नामचिक नामफुक कोयला खदान है। छत्तीसगढ़ में झिलमिल कोयला खदान पूछी आ चुकी है, प्रश्न भी आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है, इसीलिए इसकी संभावना कम है। मगर अननोन में याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक है, तमिलनाडु में नवेली है, और बरकला केरल में है। नीचा होम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। बात करें नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक व उसके सामान्य नाम। रासायनिक यौगिक व उसके सामान्य नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो है रासायनिक नाम है, मगर उनका कॉपर सल्फेट जो है रासायनिक नाम है, मगर उसको जाना जाता है ब्लू विट्रियोल के नाम से। ब्लू विट्रियोल जो है उनका सामान्य नाम है, मगर रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट वही है जिसको रोगाणुनाशक बोलते हैं, डॉक्टर वगैरह इसको इलाज करते हैं, रोगाणुनाशक, और खास तौर से ये फंगी कवकनाशक है, ज्यादातर फंगी। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल जिसको कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को उसका सामान्य नाम है एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, तो रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, किसको कहा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे मूर्तियों के साँचे बनते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें जो हड्डी वगैरह टूट जाती है प्लास्टर बनते हैं, मगर उसका ऑफिशियल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट जिप्सम। हाइड्रेट बात करें तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और डिहाइड्रेट की बात करें तो डिहाइड्रेट होता है जिप्सम जो जमीन में भी लगाया जाता है, मृदा में भी लगाया जाता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट सेक्शन की प्रमुख प्रकार की प्रजातियां। एनवायरनमेंट सेक्शन की, इसको मैप करने के लिए आता है, मैचिंग के लिए इसका क्वेश्चन आता है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले कीस्टोन प्रजातियां जो महत्वपूर्ण प्रजातियां, ऐसी प्रजाति जो संख्या में तो कम होती हैं, जैसे बाघ, पर तो उनका महत्व अधिक होता है। जैसे बाघ है, चीते हैं, सरकार जो लगा रही है, पांडा है,
ठीक है ना। पांडा का हमने पढ़ा था, पांडा को बचाने के लिए सरकार ने अभियान चला रखा है चाइना से लेके। पांडा इसके अंदर है, जिसके लिए ऐसी प्रजातियां जो संख्या में कम होती हैं, और जैसे इसके अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर लगा सकते हैं हम लोग अपना लाल चंदन, जो संख्या में तो कम होते हैं मगर उनका महत्व अधिक होता है, संख्या में कम होगा, जैसे बाघ। दूसरा है संकेतक प्रजाति, जो परिवर्तनों के बारे में सूचना देती है, जैसे परिवर्तनों के बारे में सूचना देती है, जैसे लाइकेन। प्रदूषण जो होता है, जल प्रदूषण, लाइकेन से पहचाना जा सकता है। SO2 का प्रदूषण बढ़ जाए तो खत्म हो जाता है लाइकेन। लाइकेन SO2 है, SO2 का प्रदूषण अगर बढ़ जाए तो लाइकेन खत्म हो जाता है। इसका संकेत क्या है कि जल में जो है प्रदूषण बढ़ चुका है, लाइकेन। दूसरा है स्थानीय प्रजाति, लोकल जो रेसिस है, लोकल प्रजातियां जहां की निवासी हैं, जैसे पश्चिमी घाट की पूंछ वाला बंदर। पूंछ वाला बंदर जो है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, वहां की लोकल प्रजाति पाई जाती है, वहां की लोकल प्रजातियां। जैसे एक सींग वाला गैंडा पूरे भारत में नहीं पाया जाता। एक सींग वाला गैंडा जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है अपना असम में। तो ये वहां की स्थानीय प्रजाति है एक सींग वाला गैंडा। एलियन प्रजाति, बाहर से लाई गई प्रजाति, जैसे चाय चीन से लाई गई है, आलू पुर्तगाल से लाया गया है, और लाल मिर्च पुर्तगाल से लाई गई है। चीता, चीता कहां से लाया गया, अफ्रीका से लाया गया है चीता। मगर चीता पूर्ण रूप से एलियन नहीं है, क्योंकि चीता पहले भारत में खूब था, मगर उसका इतना बड़े पैमाने पर शिकार हुआ कि वो भारत से समाप्त ही हो गया। तो एलियन प्रजाति कहाँ है, बाहर से लाई गई। जैसे चाय चीन से आई है, आपको पता ही है, चीन, चाय से चीन से आई है। कॉफी जो आई है कहां से, कॉफी सऊदी अरब से आई है। और ना जो बैंगन है और जो ना ये आलू है, ये पुर्तगीज से आया है। लाल मिर्च भी पुर्तगाली लगे आए थे फ्रांस से। अम्ब्रेला प्रजाति, जो पूरे पारितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है, जैसे एक सींग वाला गैंडा, पांडा और टाइगर, ये पूरी पारितंत्र के संरक्षण के लिए हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इनके साथ जुड़ी फूड चैन और फूड वेव आप सुनते हो ना, तो दोनों इफेक्टेड हो जाएगी, इसीलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, फ्लैगशिप प्रजाति। फ्लैगशिप प्रजाति जो किसी पारितंत्र की पहचान बनती है, जैसे मणिपुर में केवल लामजाओ व सुंदरबंगल में बंगाल टाइगर, ये सिर्फ वहीं मिलते हैं। अगर गिर शेर हैं तो आपकी पहचान है, फ्लैगशिप प्रजाति है गिर शेर, जो कहां से हैं, सिर्फ गुजरात में गिर में मिलते हैं। और इसी तरह से केरल में केवल लामजाओ जो है केरल और मणिपुर में मिलते हैं। अगर आपको लामजाओ मिल जाए तो मणिपुर में देखिए, गूगल करके इनकी फोटो देखिएगा, आपको बड़े अजीब से लगेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग से लगेंगे प्राणी है। विकास के आधार पर प्रदूषण के प्रकार। विकास के आधार पर प्रदूषण के प्रकार एनवायरनमेंट सीरीज में हमने आपको पढ़ा रखा है, टेलीग्राम चैनल में भी हमने इसको डाला है। दो होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं और क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राथमिक जो स्वयं प्रदूषण होते हैं, जिसका विकास पहले होता है, दूसरे प्रदूषण को जनरेट करते हैं। जैसे जो पदार्थ सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं, जो स्रोत है पोल्यूशन का, जो सीधा इसी से निर्मित होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषण। जिनका विकास रासायनिक प्रक्रिया से नहीं होता, जो खुद ही जो है प्रदूषण के कारक है, जैसे CO और CO2 कार्बन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है, ये सभी डायरेक्ट करती हैं, ये रासायनिक क्रिया से उत्पन्न नहीं होते हैं, लिखा है ना, रासायनिक क्रिया से उत्पन्न नहीं होते, ये अपने आप में पॉल्यूटेड होते हैं, स्वयं प्राथमिक स्रोत हैं ये। द्वितीयक स्रोत ऐसे प्रदूषण जो प्राथमिक प्रदूषण, मतलब इनसे हुई रासायनिक क्रिया होगी, इनके साथ कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होगी, उसके बाद जो पोल्यूशन का टाइप होगा, उसको बोला जाएगा, पोल्यूशन का टाइप होगा उसे कहा जाएगा सेकेंडरी प्रदूषक। जैसे पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन इसको बोलता है, एग्जाम में ज्यादा पेन लिखा रहता है। SO3 का मतलब ओजोन है। HNO3, H2SO4, SO4, H2O2, ये सब प्राथमिक प्रदूषण से रासायनिक क्रिया करने के बाद जो पोल्यूशन होता है उसको बोला जाता है द्वितीयक प्रदूषण। और प्राथमिक प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक द्वितीयक प्रदूषण होता है, ये याद रखना। प्राथमिक प्रदूषण खतरनाक की सीमा में तो ज्यादा होता है वैल्यू, मगर उसकी क्वांटिटी बड़ी कम होती है। इनकी रासायनिक क्रिया के बाद क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसके ज्यादा इफेक्टफुल ज्यादा पड़ जाते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश में कला व शिल्प संस्थान। उत्तर प्रदेश में कला व शिल्प संस्थान पता ही है आपको। नॉर्थ इंडिया से एकमात्र शास्त्रीय अगर नृत्य कोई है वो उत्तर प्रदेश का है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत और कला में है ही संपन्न। सबसे पहला जो देखते हैं, कला व शिल्प महाविद्यालय 1911 में कहा बना, लखनऊ में बना। कला व शिल्प महाविद्यालय 1911 में लखनऊ में।
दूसरा, भारतीय ललित कला परिषद 1920 में वाराणसी। ललित कला परिषद की बात हो रही है डियर, ध्यान रखना, परिषद वाराणसी। उत्तर प्रदेश नगर निगम आर्ट गैलरी 1949 में स्थापना की गई, आजादी के बाद है। भारत कला भवन 1920 में, ये भी वाराणसी। राज्य ललित कला अकादमी, ये जो है परिषद है, ये अकादमी है, ये 1962 में लखनऊ में है। 2 कहां पे हैं? वाराणसी में है। 3 कहां पे हैं? लखनऊ में है। कला व शिल्प महाविद्यालय पूछा जाएगा, सबसे पुराना है 1911 में लखनऊ में। भारतीय ललित कला परिषद 1920 में वाराणसी। भारत लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी 1949 लखनऊ। भारत कला भवन 1920 वाराणसी। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ। प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन, प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन कौन कौन से हैं? पहला रामसर कन्वेंशन। रामसर जो कन्वेंशन है, ईरान की एक जगह पड़ती है रामसर। आज कल हमने जो पढ़ा था एमसीक्यू सीरीज हमने पढ़ी थी दृष्टि वाली, उसमें हमने पढ़ा था भारत में पहले 3 रामसर शहर बनाने की घोषणा की गई है। कहां कहां पे की गई है? कल हमने पढ़ा था। पहला है इंदौर, दूसरा है कहां पे? दूसरा है अपना भोपाल, तीसरा है उदयपुर, और 7 ऐसे भारत में रामसर शहर बनाए जा रहे हैं। तो इसमें कहा है? वेटलैंड पर कन्वेक्शन है। आर्द्र वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमियों पे ये कन्वेक्शन बनाया गया है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसको अपनाया गया था। 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसको अपनाया गया था। 1975 से लागू हो गया। ध्यान करना, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर आप दोगे तो ध्यान से देते हो नहीं, हमारे यहाँ भी कई बार लड़के यही गलती कर जाते हैं। ध्यान करना इस बात को, जब आ जाए कि रामसर पे जो कन्वेक्शन है ये कब हुआ? तो 1971 में, मगर लागू हुआ 1975 में, क्योंकि कई देशों ने इसको लागू करने में टाइम लिया। भारत ने भी इसको बाद में लागू करा। बॉन कन्वेंशन जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित। जो जंगली जानवर हैं जो बाहर से आते हैं, किसी और राज्य से, किसी और देश से आते हैं, उनसे संबंधित ये कन्वेंशन है। 1979 में अपनाया गया, 1983 में ये लागू हो गया था। 1983 में ये लागू हो गया था। तो बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है? जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित है। जैसे क्या है, चीते इसी के अंदर आएंगे हमारे यहाँ, वो विदेश से आए हैं, अभी भारत में रमे बसे नहीं है। वियना कन्वेंशन ओजोन परत से संरक्षण संबंधित है। 1985 में अपनाया गया, 1988 में लागू हुआ। वियना कन्वेंशन से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना तो कम है, हाँ ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि बहुत परंपरागत ट्रेडिशनल है। 1958 में इसको अपनाया गया, 88 में लागू हुआ था। मॉनिट्रियोल इसके बाद है, ये ओजोन से संबंधित है। ये ओजोन को संरक्षण हानिकारक जो पदार्थ हैं उससे संबंधित है। मॉनिट्रियोल कहाँ का है? कनाडा में पड़ता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मॉनिट्रियोल कहाँ का शहर है? कनाडा का शहर है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों से संबंधित, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं वो पदार्थों को इस बार लागू रोका गया है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है, 1987 में अपनाया गया, 1989 से ये लागू हो गया है। जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, अगर आ जाए ओजोन परत को संरक्षण के लिए वियना, मगर ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले केमिकल पदार्थों के लिए बनाया गया मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। बॉन किसके लिए बनाया गया? बॉन जनवरी का एक शहर, जर्मनी की राजधानी है, वो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। बेसल खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण व उसके निपटान से संबंधित है। खतरनाक अपशिष्ट जो होते हैं, जैसे आपने आज ही का अखबार, कल का अखबार, आपने कल का अखबार पढ़ा होगा तो आपने एक बात देखी होगी, कल के अखबार में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट गैस से जो त्रासदी हुई थी, उसके संबंध में जो बनाया गया था, उसके संबंध में जो था वो बनाया गया था, ऐसे पदार्थों के लिए बनाया गया बेसल कन्वेक्शन। अपशिष्ट पदार्थों की सीमा पार गतिविधि जो होती है इसको रोका जा सके, जैसे केमिकल जो बनते हैं उनको रोका जा सके, जो किसी अनजान देश में जाके उसके लिए हार्मफुल ना हो जाए। जैव विविधता पे कन्वेक्शन और बायोडाइवर्सिटी पे ये संरक्षण संबंधित है, 1992 में अपनाया गया, 1993 में ये लागू हो गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, ये पूछने की बात नहीं है, अभी COP29 में हुआ था अजरबैजान बाकू में, वहां भी चर्चा में रहा था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ये 1997 में इसको अपनाया गया, 2005 में लागू हो गया। ग्रीन हाउस गैस जो है, जिसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत गर्म हो रहा है, ये उस गैसों को क्या करेगा? उत्सर्जन को कम करेगा, क्योटो प्रोटोकॉल।
रोटरडैम, रोटरडैम अभी हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अपना, किसमें, अभी सॉरी आज की क्लास में हमने पढ़ा था, क्लास ही वहीं से शुरू करी थी, आज की क्लास में हमने नॉर्थ सी से। रोटरडैम कहाँ है, अमेरिका, रोटरडैम यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है रोटरडैम, उत्तरी उस पे नॉर्थ सी पे। रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों व कीटनाशकों के लिए पूर्ण सूचित सहमति प्रक्रिया है। अगर कोई भारत से, अगर भारत बीच में पड़ रहा है, इधर कोई देश है, इधर कोई देश है, अगर यहां से अगर भारत की सीमा से भी गुजर रहे हैं कीटनाशक व खतरनाक रसायन, तो रोटरडैम कन्वेंशन के तहत इसको भारत को वो बताएगा देश की यहाँ पे कीटनाशक गुजर रहा है, खतरनाक रसायन गुजर रहा है, और इससे ये हमेशा यहाँ पे बचना चाहिए, इससे ये होने की संभावना है, दुर्घटना होने की संभावना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेक्शन के लिए जैव सुरक्षा पर बायो सेफ्टी शब्द आएगा, बायो सेफ्टी पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है जो 2000 में अपनाया गया, 2003 से लागू हो गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल। किसके लिए, बायो सेफ्टी के लिए। स्टॉकहोम किसके लिए, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंस पीओपी से संबंधित है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंस संबंधित है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कहां है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था, 2004 में लागू हो गया है। नगोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक जेनेटिक्स जो होते हैं रिसोर्सेज, उनकी पहुंच व उनके उपयोग के संबंधी होने वाले लाभों के उचित बंटवारे के लिए है। इसके आने की संभावना है, मेंस में तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी में, अभी पीटी में इसको नहीं आया गया। नगोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, उससे संबंधित जो लाभ होते हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे, उस देश के लोगों तक पहुंचे, उस स्थानीय लोगों तक पहुंचे, उसके लिए अपनाया गया है। 2010 में अपनाया गया, 2014 में लागू हो चुका है। नेक्स्ट बात करें मिनामाता, मिनामाता कन्वेक्शन पारे के प्रतिकूल प्रभावों से, मिनामाता मतलब देख रही हो पारे के नाम से, प्रतिकूल स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। किगाली समझौता कहाँ है, ओजोन संरक्षण संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है। सबसे पहले वियना है ओजोन के लिए, वियना के लिए मॉन्ट्रियल है, फिर मॉन्ट्रियल को बाद में किगाली के अंदर संशोधन किया गया था। CFC जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके संबंधित ये है, 2016 में अपनाया गया था। यहां तक ये हो चुका है। अब कुछ थोड़ा सा डाटा और देखते हैं हम, किससे संबंधित, रामसर से संबंधित देखते हैं डाटा थोड़ा सा और, रामसर से संबंधित इसमें थोड़ा सा डाटा और देखते हैं। भारत में वर्तमान में रामसर साइट की बात की जाए, भारत में वर्तमान में रामसर साइट की बात की जाए तो अभी नवंबर 2024 तक 85 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हो गई हैं तमिलनाडु में। 2024 में तमिलनाडु में 2 नई साइट जुड़ी हैं, पहले 16 थी, अब 2 जुड़ गई हैं, ठीक है। और 2014 में भारत की 3 साइट जुड़ी हैं, जो रामसर साइट हैं, 2 तमिलनाडु की हैं और एक कहां की है, एक अपना MP की है, भोपाल की है एक, ठीक ये है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पे आ गया है यूपी, दूसरे नंबर पे यूपी है, 10 रामसर साइट है यूपी में। दुनिया की पहली रामसर साइट की बात की जाए, दुनिया की पहली रामसर साइट जो है ये कहां पे थी, ये ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई थी। विश्व की सबसे पहली राष्ट्र साइट ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया में कहां पे, कोबोर प्रायद्वीप पे सबसे पहली बनाई गई थी, ठीक है। ये दुनिया की है। भारत की सबसे पहली जो कौन सी थी, भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी थी, चिल्का झील, उड़ीसा में है चिल्का झील, जो भारत की सबसे पहली रामसर साइट थी। एशिया की बात की जाए, एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट कहां पे है, भारत में है। एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट भारत में है, पूरे एशिया में, जिसमें जापान भी आ गया, चीन भी आ गया, इंडोनेशिया वगैरह छोटे मोटे देश तो आ ही गए, मगर सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पे है, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पे है, ये भारत में है। दुनिया की पहली रामसर साइट कहां पे है, कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। भारत की सबसे पहली कहां पे है, चिल्का में है। और भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, सुंदरबन है। भारत की सबसे छोटी कौन सी है, रेणुका है। रेणुका कहां पे है, रेणुका वेटलैंड कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है, हम लोग पढ़ चुके हैं रिवीजन वाली क्लास में, वो है। सुंदरबन कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है सबसे बड़ी। उत्तर प्रदेश में 10 है, उत्तर प्रदेश भारत में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट कहां है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 18 है। नेक्स्ट अब बात करें आगे,
ये बात करें आगे, तोप खाना संग्रहालय, जो अपना तोप खाना है, कैनन संग्रहालय है, कैनन म्यूजियम है, वो कहां पे है? कैनन म्यूजियम है, वो कहां पे है? वो नासिक महाराष्ट्र में है। तोप खाना संग्रहालय म्यूजियम में, हम लोगों ने अपनी क्लास नंबर 6 या 7 में हमने म्यूजियम देखे थे, भारत के सभी म्यूजियम को। भूमिगत संग्रहालय, भूमिगत संग्रहालय की बात की जाए, हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली में है भूमिगत संग्रहालय। चिकित्सा संग्रहालय चंडीगढ़ में है, चिकित्सा संग्रहालय चंडीगढ़ है। हुमायूं के मकबरे को ही मुगल सल्तनत कब्रिस्तान कहा जाता है, सभी मुगल सल्तनतों की जहां तक यहाँ पे है जो बाद के हैं। हाल ही में गुजरात के भुज स्थित, ये हम पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में पढ़ा था हमने रिवीजन सीरीज में, गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर व डिजाइन क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों में रखा गया है। यूनेस्को ने भारत में एक तो संग्रहालय में सबसे पहले गुजरात का रखा है। गुजरात का संग्रहालय भुज में हुए जो भूकंप है उसके मेमोरियल से संबंधित है। दूसरा, यूनेस्को ने एक काम और रखा है, यूनेस्को ने एक चीज और रखी है। यूनेस्को ने क्या रखा है? यूनेस्को ने एक चीज और रखी है। यूनेस्को ने विश्व में एक आदर्श मॉडल बताया है उड़ीसा में होने वाले नेचुरल डिजास्टर को, आदर्श मॉडल बताया है नेचुरल डिजास्टर को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले जिले, जहां सबसे अधिक आबादी है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा भी प्रयागराज में है। मुरादाबाद है फर्स्ट, प्रयागराज है सेकंड नंबर में, मुरादाबाद है, देन गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़ है। आज ही हमने डाला है टेलीग्राम चैनल में, वहां से लिस्ट दे सकते हो सबसे ज्यादा कौन सी है भारत का, हमने आज ही इसको डाला है। लखनऊ आता है 5वें नंबर पे। आधुनिक भारत में अकाल समितियां कई बार पढ़ चुके हैं अकाल के बारे में। कर्नल स्मिथ समिति 1860 में, जॉर्ज कैंपेबल 1866, स्ट्रेंची आयोग लॉर्ड लिटन ने बनाया था 1880 में बनाया था। सबसे बड़ा ये था अकाल था, भारत का बहुत बड़ा अकाल था ये। लॉयल आयोग बनाया था लॉर्ड एल्गिन ने बनाया था 1897 में, लॉर्ड एल्गिन ने लॉयल आयोग। सर एंटनी मैकडोनल्ड ने बनाया था, लॉर्ड कर्जन ने बनाया था, मैकडोनल्ड आयोग भी बोलते हैं 1900 में। जॉन वुडहेड ने बनाया था 1945 में, जॉन वुडहेड ने बनाया था 1945 में, अकाल बनाया था जॉन वुडहेड ने। ठीक है, ये अकाल से संबंधित है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें अब देखते हैं उद्योग धंधों की बात करते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी है और इसी के साथ साथ ये पार्ट किसका है? इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है। ये दोनों श्रेणियों का पार्ट है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहला उद्योग कहाँ लगा, किस जगह लगा, उसको हम लोग देखते हैं, जो उद्योग नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और हमने आज ही क्लास में जाना है कि भारत की पहली कोयला खदान कहाँ पे बनी है, भारत की पहली कोयला खदान कहाँ पे बनी है, ये भी आज हमने जाना है। भारत की पहली कोयला खदान जो बनी है वो पश्चिम बंगाल में बनी, और वो कौन सी बनी थी डियर? वो बनी थी रानीगंज बनी थी। तो सबसे पहला जो था कोयला के सूती वस्त्र का जो कारखाना था कोलकाता में बना। कोलकाता पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले 1918 में बना, फोर्ट ग्लेस्टर में। मगर फोर्ट ग्लेस्टर में बना तो सही मगर असफल हो गया। ध्यान रखना, अगर विश्व का भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना पूछा जाए तो कलकत्ता लगाना, चाहे बॉम्बे आंसर में है। मगर अगर पूछा जाए लगातार चला, सक्सेस हुआ या स्थापित हुआ पूर्ण रूप से, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर पूर्ण रूप से क्या होगा? इसका आंसर होगा मुंबई में बनाया था कासरवानी जी ने, पारसी थे, वो सफल हो गया था मुंबई में। इसीलिए मुंबई के अंदर कॉटन इंडस्ट्री भी काफी बड़े पैमाने पे खुल गई थी। कागज सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बना, कागज श्रीरामपुर में बना। आज श्रीरामपुर कागज के लिए भी प्रसिद्ध है। 1832 में स्थापना हुई थी श्रीरामपुर में कागज इंडस्ट्री के लिए। चीनी उद्योग बेतिया बिहार में लगा, और भारत में यूपी में सबसे पहली चीनी मिल कहां लगी थी वो बताना आप लोग। यूपी में सबसे पहले चीनी मिल
कहाँ लगी थी? सबसे पहली चीनी मिल बताना यूपी की। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहला बेतिया में लगा था 1840 में, मगर आज बिहार का चीनी उद्योग ही फेल है, मतलब किसी भी प्रकार से चल नहीं रहा है। सीमेंट का पहला कारखाना और चेन्नई में लगा था 1904 में। आज भी चेन्नई का जो साउथ इंडिया सीमेंट के उत्पादन में नंबर 1 है। चेन्नई में सीमेंट का कारखाना 1904 में लगा सीमेंट का। पश्चिम बंगाल में रिश्रा में जूट का कारखाना 1855 में लगा था। जूट का कारखाना रिश्रा में लगा और 1855 में लगा, इसके बारे में काफी विभेद है। कुछ बुक कुछ लिखती हैं, कुछ लिखती हैं, लूसेंट वगैरह कुछ और लिखती हैं, तो कई बुक अलग लिखती हैं, मगर हमने जो प्रमाण माना है, हमने एनसीईआरटी को प्रमाण माना है। ठीक है, तो हमने स्पष्ट लिख दिया एनसीईआरटी ये लिखती है। अगर कल को उत्तर का विभेद हुआ, एनसीईआरटी प्रमाणिक किताब है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। प्राइवेट पब्लिशर कुछ भी लिखे वो सही है गलत है सरकार नहीं मानेगी। एनसीईआरटी केंद्र सरकारी किताब है, ऑफिशियल बुक है, तो वो सही मानेगी। तो इसलिए हमने इस पर लिख दिया है 1855 में जूट उद्योग सबसे पहले रिश्रा लगा, पश्चिम बंगाल में लगा था। बिरला ग्रुप ने लगाया था सबसे पहले। ये लोहा इस्पात का कुल्टी, पश्चिम बंगाल कुल्टी में लगा था लोहा इस्पात का 1870 में। ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना कानपुर में लगा 1876 में। ऊनी वस्त्र का सबसे पहला 1876 में लगा कानपुर में, मगर आज का कोई कानपुर का निवासी होगा वो जानता भी नहीं होगा इस बात को। कभी कारखाना जो है कानपुर के अंदर ऊनी वस्त्र का गढ़ हुआ करता था, जो लुधियाना के अंदर होजरी इंडस्ट्री और ना ऊन इंडस्ट्री डेवलप हुई है ना, वो कारखाने कानपुर के जो ना वो थे मजदूर थे, कारीगर थे, उन्होंने ही वो बस्ती बसाई है। आज वो वहीं पे प्रवासी के रूप में नौकरी कर रहे हैं यूपी बिहार के लोग। केरल के अंदर त्रावणकोर 1920 में कृत्रिम रेशा रेयान बना था। 1920 में कृत्रिम रेशा रेयान बना था। रेयान को डेवलप करा था रिलायंस ग्रुप के श्री धीरू भाई अंबानी जी ने, और नायलॉन बनाया था, इससे नायलॉन के वस्त्र छा गए थे, बहुत बढ़िया, और तभी डेवलप हुई थी ये पॉली फैक्ट्री, पॉलीथीन की फैक्ट्री जो है इसी में डेवलप हुई थी रिलायंस। जेके नगर जो है वेस्ट बंगाल में एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम की जब हमने बाल्को नाल्को देखे थे कल की क्लास में, कल आपने सुबह अगर क्लास देखी होगी, क्लास नंबर जो है वो 11 अगर आपने देखी होगी, तो आपने बाल्को नाल्को माल्को ये मैंने सब करवाए थे, किसके सहयोग से थे, एक साथ करवाए थे। तो एल्यूमिनियम कहाँ आया? वेस्ट बंगाल में जेके नगर में बनाया। अब बात करते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां थी, इसके लिए बात करते हैं। तो संविधान सभा की समितियां जो थी, मेन समिति की बात करेंगे, उप समितियों की हम बात नहीं करेंगे। उप समिति थोड़ी सी कम आती हैं और चर्चा में कम रहती हैं। संघ व राज्यों के लिए समिति, तो संघ पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते थे, जिसका भारत में वर्चस्व था वही करेंगे। वो कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति प्रांतों के लिए बनी पटेल जी की अध्यक्षता में। संघ बनी किसके लिए? नेहरू के लिए, पटेल की अध्यक्षता में। प्रांतीय बनी प्रारूप समिति, आप जानते ही हैं। मौलिक अधिकार के लिए समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनी थी, मगर मौलिक अधिकार उप समिति कई बार पूछी गई है, जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी थी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी थी। एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी थी अल्पसंख्यक उप समिति। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की संचालन समिति जो है, मतलब किस प्रकार संविधान सभा को चलाया जाए, उसके रूल क्या होंगे, रेगुलेशन क्या होंगे, उनको जो संसाधन है वो प्रोवाइड किया जाए, वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संचालन समिति बनी थी। कमेंट करके बनाइएगा, बताइएगा। क्रीडेंशियल समिति किसकी अध्यक्षता बनी थी? क्रीडेंशियल समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? प्रारूप समिति व इसके सदस्य, प्रारूप समिति व इसके सदस्य, इसने फाइनल करा था संविधान को। वैसे संविधान का प्रारूप बना, संविधान की जो कॉपियां हैं वो मतलब एक तरह से प्रूफ कह लो, वो बना चुके थे। संविधान के जो कानूनी सलाहकार थे बी एन राव के बने हुए संविधान को ही प्रारूप समिति ने क्या करा था? ड्राफ्ट करा था, इसलिए इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इसके 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति के जो हैं 7 सदस्य थे, जिसके अंदर से एक अध्यक्ष था, 6 मेंबर थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण ए के स्वामी भी लिखते हैं, वो ए के स्वामी भी लिख देते हैं इसको, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, मोहम्मद सैयद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे, टी कृष्णामाचारी थे। टी कृष्णामाचारी जो थे, इससे पहले डीपी खेतान जी थे। डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए डीपी खेतान जी की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी जी को लाया गया था। और एन माधवराव से पहले जो थे बीएल मित्र थे, बीएल मित्र जो बीमार थे, बाद में इनकी डेथ हो गई थी, उनके स्थान पर लाया गया था एन माधवराव को। बीएल मित्र ने अपने आप त्यागपत्र दे दिया था, और उनकी जगह कौन आए थे? एन माधवराव आए थे। और डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी बीच में, जब ये वर्किंग कमेटी, जब ये कमेटी काम कर रही थी, तभी लाए गए थे, टीटी कृष्णामाचारी को लाया गया था।
भारतीय संविधान के संघीय लक्षण, मतलब संघीय लक्षण का मतलब क्या, संविधान या तो संघीय होता है या एकात्मक होता है, मतलब जो एक ही संविधान होता है जो सभी कुछ क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे एक तरफ शक्तियों का बंटवारे में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार भारत है, दूसरा राज्य है, राज्य की शक्तियों के अंदर गवर्नर केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करती और केंद्र सरकार में गवर्नर, केंद्र सरकार में राज्य इंटरफेयर नहीं करते, इसीलिए इसको कहा जाता है संघीय लक्षण। तो संघीय लक्षण कौन सा होगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, शक्तियों का विभाजन होगा। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची बनाई गई है, स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 अनुसूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, क्लियर लिखा गया है किस किस में किस कौन कौन शक्तियां होंगी। दूसरा क्या होता है, लिखित संविधान। लिखित संविधान होगा जिससे क्या होगा, जितने ज्यादा संघ होंगे, यूनियन होंगी, उतना ज्यादा ही उसमें क्या होगा, उतना ज्यादा ही इसके अंदर जितने ज्यादा इसके अंदर संघ होंगे उतने ज्यादा ही शक्तियां होंगी, उतने ज्यादा ही इसके अंदर डिबेट होगी, झगड़ा होगा राज्य और केंद्र का, तो इसीलिए बनाया गया लिखित संविधान होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सरकार नहीं होगी, केंद्र पालिका विधायिका नहीं, संविधान की सर्वोच्चता होगी, और संविधान की सर्वोच्चता कौन, कठोरता होगी, कोई भी इसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको अपनी मर्जी से अपना ना कर सके, संशोधन ना कर सके, इसलिए सर्वोच्चता किसको दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है भारत में। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, ऑटोनोमस जुडिशरी इसके अंदर, ताकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको प्रभावित ना कर पाए। द्विसदनीय व्यवस्था, ताकि केंद्र में राज्यों का सहयोग रहे, इसीलिए बनाई गई है राज्यसभा। ये है भारत में संघीय लक्षण, जो भारत में सभी शक्तियों को बांटते हैं, संघीय लक्षण। एकात्मक लक्षण, जो संविधान को एक बना देते हैं, जैसे अमेरिका में जाओ तो 2 लगते हैं पासपोर्ट पे वीजा, पहला लगता है यूएसए का, आप अमेरिका में मोस्ट वेलकम हो। दूसरा किस राज्य में जाना है, जैसे इंडिया में जाना है, पहला वीजा लगेगा अमेरिका के अकॉर्डिंग इंडिया का, दूसरा वीजा लगेगा यूएसए के अकॉर्डिंग जो लगेगा, कहां जाना है, दिल्ली, तो दिल्ली का वीजा अलग से लगेगा, यूपी का वीजा अलग से। अगर यूएसए ने वीजा लगा दिया, उसके राज्य ने नहीं लगाया वीजा, जो 50 राज्य हैं उसमें से एक राज्य ने वीजा नहीं लगाया, वहां आप जा नहीं पाओगे। मगर भारत में ऐसा नहीं है, एकात्मक लक्ष्य है, भारत में एकल नागरिकता है, सिर्फ केंद्र सरकार नागरिकता को बना सकती है, कानून बना सकती है। संविधान का लचीलापन, ये भी एकात्मक लक्षण है। मोस्टली संविधान सभा में जो प्रावधान किए गए हैं संविधान को पास करने के, जो 395 में किए गए हैं, 300 से 95 नहीं, 368 में किए गए हैं, मोस्टली किसके लिए किए गए हैं, वो किए गए हैं संविधान में केंद्र सरकार को अधिकार दिया है। एकीकृत न्यायपालिका में आखिर में राज्यों की न्यायपालिका, मोस्टली जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, ज्यादातर केंद्र सरकार ही करती है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र ही यूपीएससी के द्वारा नियुक्त करती है, मगर वो राज्य के प्रशासन में बात करते हैं। आपातकालीन प्रावधान 352, 356, 360 में सारी शक्ति किसको मिल जाती है, केंद्र को मिल जाती है, इसीलिए ये एकात्मक लक्षण कहे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रकार। लोकतंत्र, वैसे भारत में लोकतंत्र सबसे पहले विश्व में जो आया था प्रत्यक्ष ही आया था, यूनान में सबसे पहले लोकतंत्र आया था, वो प्रत्यक्ष ही आया था। जनता दोबारा अपने प्रत्यक्ष प्रतिनिधि को चुनती थी, जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, और वो जनता के लिए डायरेक्ट रूप से जो है वो उत्तरदायी हुआ करता था। जनता को पता लगता था कि राजा जो है कौन होगा, जनता के अंदर से ही चुनाव हुआ करता था, और सभी एक एक प्रकार से शासन में भाग लिया करते थे। मगर अब जो मेन रूप से चलता है, अब चलता है प्रतिनिधात्मक शासन, प्रतिनिधि होते हैं वही उसके शासन को चलाते हैं। तो प्रतिनिधि में भी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी 4 प्रकार हैं। परिपीक्षा, रेफरेंडम कहां किया गया था, जूनागढ़, जहां की सरकार से पूछा गया था। पहल इनिशिएटिव ज्यादातर स्विट्जरलैंड में होती है। प्रत्यावर्तन, रिकॉल, अभी तक कई नगर निगम और पंचायतों में दिया गया है। ये मध्य प्रदेश पहला था जिसने रिकॉल सिस्टम दिया है। अगर आप अपने प्रत्याशी से, अगर आपकी उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरता या जो उसने वादे किए थे वो पूरा नहीं कर रहा, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। जनमत संग्रह पहली डिस्ट्रिक्ट है। जनमत संग्रह ये ज्यादातर जो होता है ये कॉमन होता है, हर बार होता है जनमत संग्रह उस राज्य में हर प्रकार से। अगर उसमें ब्रेड का पैकेट भी अगर बढ़ेगा, जैसे स्विट्जरलैंड में ब्रेड का पैकेट भी बढ़ता है, तो उसके अंदर जो है वो सरकार पूछती है, जनमत संग्रह के द्वारा सरकार उसको पूछती है। मैडम, तो सरकार उसको पूछती है क्या ब्रेड का पैकेट बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, इसकी कीमत बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 5 प्रकार हैं, इसको याद रखना। पहल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल और प्लेबिस्टिक, ये याद रखना। इंग्लिश में याद रखोगे तो आसानी आपको थोड़ी सी हो जाएगी। सिंधु नदी, 5 आब,
जिसके बारे में हमने कल क्लास में बात की, दोआब और पांच आब। आब मतलब एक भाषा, पंजाबी भाषा का शब्द, इसका मतलब है पानी। तो पांच आब में सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, तो अलग अलग हम देखते हैं। सिंधु नदी सबसे पहले निकलती कहां से, ये देख लेते हैं। तिब्बत के कैलाश पर्वत है तिब्बत में। आगे तो डियर, आज की कक्षा का समापन हम यही करते हैं। लास्ट क्लासेस की अब वो आ चुके हैं। कल मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। टेलीग्राम चैनल को आप लोग कर लीजिएगा, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल। वहां पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो रही हैं और डेली करीब 300 रिवीजन पोस्ट डल रही हैं। तो थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।